सभी को मेरा प्रणाम। आज के निबंध में या प्रस्ताव लेखन में जो विषय मैं लेकर के आई हूँ वो है वनों का महत्व। आप सभी को पता है कि वनों का हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। कोई भी प्राणी हो, चाहे हम हो, मतलब कोई भी जो श्वास लेता है, जिस इंसान को सांस की जरूरत है, तो वन तो चाहिए ही चाहिए। वनों के बिना कैसा अस्तित्व, और उसी वनों का हम कैसे विनाश कर रहे हैं। तो इन सभी बातों पर आज ये प्रकाश डालेगा यह जो हमारा प्रस्ताव है। और सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूंगी आपको इसके बारे में कि चित्र वर्णन में पूछा जाए ये, या फिर गाइडलाइंस पर बेस्ड। गाइडलाइंस का अर्थ क्या होता है? यानी दो तीन वाक्य दिए जाएंगे आपको, और उन वाक्यों के आधार पर आप अपने प्रस्ताव का जो विषय विस्तार है वो करेंगे, उसे हम कहते हैं गाइडलाइंस। तो पहले हम गाइडलाइंस देखते हैं, तो दोनों के ही आधार पर आप इस प्रस्ताव का ये कर सकते हैं, आप इस प्रस्ताव का वर्णन कर सकते हैं। जैसे ये गाइडलाइन है, वन है तो भविष्य है। आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, मतलब वन से ही हमारा फ्यूचर है। वन से ही हमारा फ्यूचर है, और उस फ्यूचर को क्या कर रहे हैं हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। कैसे? तो आपको बताना है हम कैसे नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस वाक्य को एक्सप्लेन करना है। आपकी जो वर्ड लिमिट है वो है 200। ठीक है, मैं बात कर रही हूं उन विद्यार्थियों के बारे में जिन्हें 2022 में आईसीएसई सेमेस्टर 2 की परीक्षा देनी है, या फिर जो विद्यार्थी आईसीएसई के जो जो सीबीएसई के विद्यार्थी हैं, जो सीबीएसई के विद्यार्थी हैं उन्हें भी लगभग 150 शब्दों में, 150 शब्दों में उन्हें जो अनुच्छेद लेखन लिखना है, अनुच्छेद लिखना है उन्हें, तो ये उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के ही लिए ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए इसे। तो सबसे पहले वन है तो भविष्य है। आज हम, लेकिन हाँ, सीबीएसई को ये गाइडलाइन नहीं दिए जाएंगे। सीबीएसई को कुछ ऐसे बुलेट्स दिए जाएंगे, कुछ बिंदु दिए जाएंगे, जिन बिंदुओं का विस्तार उन्हें वहां पर करना है। संकेत बिंदु, जिन्हें हम कहते हैं संकेत बिंदु। जहां आईसीएसई उन्हें आपको आपको गाइडलाइंस देता है, वहीं सीबीएसई उन्हें सीबीएसई को संकेत बिंदु दिए जाते हैं। तो पर इक्वली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए है ये। तो ये गाइडलाइन है, वन है तो भविष्य है। आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए 4 से 6 वाक्यों की रचना कीजिए। कैसे नष्ट कर रहे हैं हम उसे, इसे लिखिए। इस कथन को स्पष्ट करना है, और जीवन में वनों के महत्व को लिखना है। तो इसको स्पष्ट करते हुए लिखिए। अगर आप इस तरह से 2-3 पैराग्राफ आप बना देते, एक कंक्लूजन लिखिए। और उसके अलावा वन हमें, अगर हम वन को काट रहे हैं तो हमें क्या उससे नुकसान है, वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 4-4 वाक्य आप जोड़ते जाइए। आपका प्रस्ताव, आपका निबंध, आपका जो पैराग्राफ है वो होता जाएगा। ये तो बात हो गई गाइडलाइन की। मैं बताऊंगी क्या लिखना और कैसे लिखना है। और एक बात है कि अगर चित्र वर्णन में पूछा जाए, अगर ऐसा चित्र दिया गया है तो, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा जी इस तरह से वृक्षों को बचाने के लिए इस तरह से कोई चित्र दिया गया है, तो भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चित्र, अगर सपोज सिंपली एक वन का चित्र दे दिया गया है, तो भी आप, जो प्रस्ताव में आपको बताने जा रही हूँ, आप इसे लिख सकते। तो वन है तो भविष्य है, ये जो जस्ट मैंने आपके साथ जो गाइडलाइन बताई थी आपको, आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। कैसे? कथन को स्पष्ट करते हुए जीवन में वनों के महत्व पर अपने विचार को लिखिए। तो सबसे पहले एक टाइटल दीजिए। अगर आपको तुरंत टाइटल नहीं सूझ रहा है तो आप वहां थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, आप लिखना आरंभ कीजिए। तो जब हम प्रस्ताव या निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना, या जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, या एक और शब्द है भूमिका। इसके बाद कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में हम विषय विस्तार लिखते हैं। विषय विस्तार हमारा, जैसे विषय क्या है, क्यों है, कैसे है, वन है, क्या है वन, हमारे जीवन में क्या महत्व है, वनों को हम काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं वनों को, वनों को काटने के क्या दुष्परिणाम है, क्या हानियां है, अगर वनों को बचाएंगे तो क्या लाभ है, अगर वनों को नहीं बचाया जाए तो भविष्य में इसके क्या नुकसान है।
तो ये हो गया हमारा प्रस्ताव। ये क्या, क्यों, कैसे, कब, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगर देते हैं और अपने वाक्य को लिखते जाएंगे, हमारा प्रस्ताव तैयार हो जा रहा है। मैं फिर से कहूंगी, मत रटिए, जो मैं लिखवा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, उसको रटिए मत, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो रटना नहीं है, मत रटिए, रट्टू तोते मत बनिए, आप इसको समझिए। तो सबसे पहले है, वन है तो भविष्य। वन प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है, मतलब नेचर का ऐसा पार्ट है जिसको हम काट कर हटा नहीं सकते हैं। वन प्रकृति द्वारा मनुष्यों को दिया गया अनुपम उपहार है। अनुपम मतलब एकदम अनोखा उपहार, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। तो प्रकृति द्वारा, नेचर गॉड द्वारा मनुष्यों को दिया गया अनुपम उपहार है वन। वृक्ष हमारे लिए वरदान है। प्राणवायु का स्रोत, स्रोत मतलब होता है सोर्स, और प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। तो प्राणवायु का स्रोत वन ही है। वन प्रकृति की असीम संपदा है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। संपदा मतलब होता है, संपदा का अर्थ है दौलत, वेल्थ। एक ऐसा वेल्थ जो प्रकृति ने हमें दिया है। और इस वेल्थ के बिना, अगर आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, आपके पास असीम धन नहीं है, आभूषण नहीं, तो भी आप जी लेंगे, तो भी मतलब तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये प्राणवायु ना हो तो काम कैसे चले? तो वन प्रकृति की असीम संपदा है जिसके बिना मानव का जीवन असंभव है। तो इसके बाद है, वन, वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां और झाड़ियां होती हैं, और वनों से ही हमें औषधियां प्राप्त होती हैं। तो ये वन है तो भविष्य है, ये जो यहाँ पर कथन कहा गया है, हमने उसकी यहाँ पर चर्चा की है। उसके बाद है, आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। कैसे नष्ट कर रहे हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। इसके बारे में बाद में आती हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण का आधार वृक्ष है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। तो वन है तो हमारा भविष्य ये उस पर आधारित है। भूमि को उर्वर भी वन ही बनाते हैं। उर्वर मतलब फर्टाइल। कोई भी भूमि अगर फर्टाइल है तो वनों की बहुत भूमिका होती है। तो अब है कि कैसे हम वनों की कटाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ वृक्षों की कटाई होती गई। पहला पॉइंट, भारत ही नहीं विश्व में भी वन कम होते जा रहे हैं। मनुष्य ने अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है। ये सब हम बात कर रहे हैं, किस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट में जरा ये हटा दूं यहाँ से एनोटेशन। ये हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के बारे में कि हम वनों को कैसे हम नष्ट कर रहे हैं। इसी के बारे में यहाँ पर जो मुद्दे हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई हो रही है। तो सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ लिखा गया है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ, यहाँ से ये शुरू हो जाता है, वृक्षों की कटाई होती गई, बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई हो रही है, कारखानों की स्थापना के लिए वनों को काटा जा रहा है, और वनों को काटने के कारण धरती पर क्या हो रहा है, जितना ज्यादा वन कट रहे हैं उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहे हैं, ये जो वायु है ये बढ़ रहा है, और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। मौसम चक्र, जो हमारा मौसम चक्र है, जो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, उसमें भी बदलाव, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें भी बदलाव आने लगा है। आप पाते हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है, ठंड के दिनों में ठंड नहीं है, और जब गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी, और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड है। तो कभी तो ठंड है नहीं और ठंड भी देरी से आ रही है। जैसे हम लोग नवंबर और दिसंबर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठंड होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो ठंड आते आते दिसंबर लास्ट हो जा रहा है और मार्च तक ठंड चल रही है। ठंड का जो मौसम है वो चल रहा है। तो ये बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं हमारे इसमें मौसम चक्र में। तो धीरे धीरे कई वन्य प्रजातियां भी लुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। जो जगह उनके लिए प्रकृति ने प्रदत्त की थी, उनको दी थी, वह जो जगह, उस जगह पर हमने अपने आलीशान आशियाने को खड़ा कर लिया है, तो बेचारे जीव जंतु कहाँ जाएंगे। तो ये वन प्रजातियां जो हैं वे लुप्त होती जा रही हैं। इसके बाद है, धीरे धीरे मनुष्य ने समझ लिया है कि वनों पर ही मनुष्य का अब है कि अब हम वापस एक बार प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है।
वनों के महत्व पर अपने विचार लिखिए कि वन का महत्व क्या है। इस पर अपने आप गाइडलाइन को कॉपी कीजिए, देखिए गाइडलाइन को कॉपी कीजिए मतलब फॉलो कीजिए। धीरे धीरे मनुष्य ने समझ लिया है कि वनों पर ही मनुष्य का जीवन आश्रित है। वन हमारी आर्थिक संपदा के स्रोत है। देश के 80% 80% ईंधन और फर्नीचर के लिए, ईंधन को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल। जैसे कोयला, कोयला क्या है? एक फ्यूल है। केरोसिन एक फ्यूल है। लकड़ी एक फ्यूल है, ईंधन है। तो देश में 80% ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी वनों से ही प्राप्त होती है। इसीलिए 1952 में सरकार ने नई वन नीति की, मतलब ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के लिए नई नीतियां को बनाई उन्होंने, सरकार ने बनाई है। और वन महोत्सव की प्रेरणा भी दी है। तो कई सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए और उसी में से एक है वन महोत्सव को मनाना। वनों की रक्षा और समतल और पर्वतीय प्रदेशों में वृक्षारोपण करने का निश्चय किया गया है। सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारणों, अभ्यारण का स्पेलिंग में आधा भ है, अभ्यारण्य यानी जंगल की स्थापना की गई है। पृथ्वी को, अभ्यारण्य आप नेचर पार्क को भी कह सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा, सुंदर और आकर्षक बनाने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है। फिर वृक्ष लगाओ अभियान भी जारी किए गए, जैसे कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था। विद्यालयों में भी वन महोत्सव कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों जैसे यहाँ पर आंकड़े दिए गए, स्टैटिस्टिक्स दिए, मैं हमेशा कहती हूँ स्टैटिस्टिक्स दीजिए कि 1900 2022 के अनुसार कितने वन कट काटे जा चुके हैं, पहले कितने परसेंट वन थे, अभी कितने परसेंट, मतलब आज से 10 सालों में वनों की तुलना में वनों का कितना ज्यादा कटाव हो चुका है। ये सब आप स्टैटिस्टिक्स वहां पर दीजिए। और आप यहाँ पर अपना भी अनुभव लिख सकते हैं कि आपने वनों के संरक्षण के लिए आपने क्या किया, या आपके मित्रों के समूह ने, आपके स्कूल के विद्यालय के द्वारा आप कहीं भेजे गए तो वहां पर आपने क्या किया। तो ये बात आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि आपके द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। ये देखिए चिपको मूवमेंट, अगर ऐसा चित्र पूछा जाता है तो भी आप ये लिख सकते हैं। बस आप वहां पर क्या करेंगे, आरंभ के पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि उपर्युक्त चित्र हमें वनों को बचाने की प्रेरणा देता है। ये कौन सा चित्र है? ये आज के समय में जो उत्तराखंड और पहले जो उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था उत्तराखंड, वहीं पर चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा जी भी जिसके इसके भाग थे, मतलब इसके अंग थे, इस मूवमेंट के अंग थे। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये क्या है चिपको मूवमेंट? तो ये एक पैराग्राफ आप इसके लिए लिखेंगे। वनों की कटाई को रोकने के लिए गांव के पुरुष और महिलाएं पेड़ से लिपट जाती थी। उन्होंने देखा कह रहे ये वनों को काटते जा रहे हैं और यहाँ फैक्ट्रीज बनाते जा रहे हैं। तो क्या किया वहां के लोगों ने कि ठेकेदारों को पेड़ नहीं काटने दिया। और इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या अधिक थी। इस आंदोलन में प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा और श्रीमती गौरा देवी और गांव के ग्रामीणों ने मिलकर इस आंदोलन को अंजाम दिया। इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यदि हम सचमुच चाहते हैं कि प्रकृति का संतुलन बना रहे तो हमें वनों की कटाई को रोकना होगा, मनुष्यों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना होगा और जनता को उसमें जागरूक करने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति वन लगाए, यानी पेड़ लगाए, वनों का संरक्षण करे। और जो एक ये सरकार की ओर से जो नियम कानून बनाए गए हैं वनों के संरक्षण के लिए, उनका भी पालन हो, इस बात का सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। वन्य उत्पादों का सतत प्रयोग किया जाए, कुछ अन्य विकल्प लेकर जीवाश्म ईंधन और लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जाए। मतलब कुछ और ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए फ्यूल के लिए, जिससे कि हम लकड़ियों को न काटें। और दावानल को, दावानल यानी फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब न तब हम पाते हैं कि जो अमेज़न का जो घना जंगल है वहां पर आग लग गई है। तो वैसी ही आग कई जगहों पर लगती है। तो ऐसे दावानल, ऐसे जो जंगल में ऑटोमेटिक जो फायर लग जाते हैं, देखिए दाव मतलब होता है जंगल और अनल मतलब होता है आग। और जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं और जो है ये आ की मात्रा की तरह यहाँ लग जाता है, तो शब्द बनता है हमारे पास दावा नल। तो दावानल को कम करने का प्रयास करना चाहिए। वन्य नीतियों का पालन न करने पर सरकार द्वारा दंड और जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। फॉरेस्ट जोन जहां पर भी है वहां पर
किसी भी तरह की इमारतों को बनाने पर प्रतिबंध होना चाहिए। पेड़ लगाएं, वन बचाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, जीवन में खुशहाली लाएं। आप चाहें तो बीच में भी ऐसे स्लोगन्स का प्रयोग कर सकते हैं। जरूर लिखिए, लिखकर अभ्यास कीजिए, रटिए मत, समझ कर लिखिए। और रनिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नमस्कार।